हेलो स्टैंडर्ड 11th, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी अच्छी हो चुकी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर के हम लोगों ने थोड़ी बहुत चैप्टर्स की बात की थी। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लेकर के आए हैं सेकंड चैप्टर ऑफ आवर केमिस्ट्री, जिसका नाम हमको मिलने वाला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को वैसे नज़रिए से देखो तो केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत टाइप में डिवाइडेड होती है। कहीं ऑर्गेनिक है, कहीं इनऑर्गेनिक है, कहीं बायोकेमिस्ट्री है, कहीं एनालिटिकल है, कहीं फिजिकल है। ऐसे बड़े हिस्सों के अंदर क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिवाइड होते चली जाएगी। इसका डिवीजन तुम लोगों को बहुत वैरायटी के अंदर देखने को मिलेगा। कहीं तुम ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ने वाले हो, कहीं इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ने वाले हो, बायोकेमिस्ट्री में होगी, एनालिटिकल, फिजिकल, ये सब केमिस्ट्री के ही अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनको हम सब लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। हम लोग बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री को बाकी केमिस्ट्री से डिफरेंशिएट क्या करता है, क्या डिफरेंसेस है, इसके ऊपर बात करने का टाइम आ गया है हम लोगों का। इंट्रोडक्शन तो लेना पड़ेगा, तो चैप्टर का ही नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर एनालिटिकल वर्ड ही लिखा हुआ है, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। एनालिसिस करने का मतलब होता है अध्ययन करना, पता करना कि है क्या। अगर किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो तो बेसिकली तुम वहाँ ये चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि ये है क्या चीज़, किस चीज़ की बनी है, कितना कॉम्पोजिशन है, क्या क्या बना हुआ है। उसके अंदर भी हम एनालिसिस किस ब्रांच में इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए, कुछ ना कुछ चेक करने के लिए, कुछ ना कुछ यूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस यही है इसका टास्क। शुरू हो रही कहानी इसकी। तो पहला, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री फैसिलिटेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ब्रह्मांड में तुम्हारे पास बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, ये मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है ये मैटर किस चीज़ का बना है, किस चीज़ का नहीं बना है, कितना कॉम्पोजिशन है, क्या नहीं है। एनालिसिस बस उसी का पार्ट है। इस इन्वेस्टिगेशन को ही एनालिसिस बोला जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं सब्सटेंसेस पे, ये चेक करने के लिए कि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। सिंपल, बहुत बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, तो एनालिसिस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस भी हम करते हैं और क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। क्वालिटी शब्द को हमेशा समझने की कोशिश करो। क्वालिटी शब्द से हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा इस वर्ड को लेकर के जुड़ी हुई है, प्योर या प्योरिटी। जितना ज़्यादा प्योरिटी होगी उतना हम बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी उतनी ही क्या है, रिच है। बेसिकली जब तुम प्योरिटी की बात करते हो तो तुम अंदर बैठे हुए सब्सटेंस की बात करते हो। सब्सटेंस के अंदर क्या क्या अवेलेबल है कोई चीज़। अगर तुम कोकोनट ऑयल खरीदने जाओगे तो कोकोनट ऑयल कौन सा खरीदते मालूम, वर्जिन कोकोनट ऑयल खरीदने जाते हैं। ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजीज तुम लोगों को देखने को मिली होंगी। तो ये सारी कहानी हमको कहाँ लेकर के जाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे ले जाती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर तुम जमीन में से कोई चंक खोद करके बाहर निकाल लेते हो और तुम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बेसिकली चेक कर रहे हो कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर तुमको निकला ही डायरेक्टली कोई एलिमेंट है अंदर से तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत है। जैसे खोदोगे नीचे गोल्ड मिल जाएगा। गोल्ड बहुत स्टेबल होता है ना, नोबल होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि गोल्ड के फॉर्म में हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर गोल्ड के फॉर्म में मिला है तो हमको सीधा एलिमेंट ही मिला है, उसके ऊपर इतना कुछ एनालिसिस करने का कोई टेंशन है ही नहीं। पर अगर एक कंपाउंड हमको मिलता है जो वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स को मिक्स करके बना हुआ है, तो इसके अंदर ये एलिमेंट कौन सा, ये एलिमेंट कौन सा, ये एलिमेंट कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ऐसे जो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर बैठे हुए, उन सब एलिमेंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कौन कौन से प्रेजेंट है, कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। चलो प्रेजेंट है जो, उनकी बात करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलना शुरू कर देंगे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसके अंदर सेपरेशन के प्रोसीजर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम कुछ एनालिटिकल मेथड्स सीखेंगे कि किस तरीके से वो मेथड्स काम करते हैं। तो मेथड्स के अंदर हम लोगों को एक्सट्रैक्शन देखना पड़ेगा कि ये
ऐसे प्रोसेसेस यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू डिफरेंशिएट दोस। जो हमने निकाला हुआ है चंक अंदर से, उनको अलग अलग भी करना पड़ेगा, अलग करके देखना पड़ेगा कौन से, तो उनके सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन नाम के कुछ प्रोसेसेस करते हैं। ये प्रोसेसेस के बारे में डीप में इस लेक्चर्स की सीरीज के अंदर लास्ट में हम एनालिटिकल मेथड्स, वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। वो टाइम पे हमको ये देखने को मिल जाएगा, अभी इतना घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में भी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझो अंदर तुमको दो एलिमेंट मिले हुए हैं, दो एलिमेंट का अलग अलग कलर है, जैसे दो सब्सटेंसेस दिखें तुमको, एक पूरा सब्सटेंस बना हुआ है, उसके अंदर दो सब्सटेंसेस तुमको विजुअली चलो दिखाई दे रहे हैं, तुमको समझ में आएगा इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है, तो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं। तो ये एक पैरामीटर हुआ ना, विजुअली हम अगर कलर्स का डिफरेंस देख के उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वैसे ओडर से, कलर से, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, रिएक्टिविटी से हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करके हम लोग डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करने वाले हैं डीजल, पेट्रोल के अंदर, ठीक है। उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाएगा। चलो ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्या कहानी होगी, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ने का टाइम आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। बहुत सिंपल है। तो ये बेसिक कहानी, थोड़े थोड़े नोट्स और थोड़ी थोड़ी थियरी है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, इसके अंदर स्ट्रेस लेने वाली कोई बात, बड़े आराम से चैप्टर तुम लोगों का कवर हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो भी हमने उठाया उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर कौन सा एलिमेंट है, वो चीज़ को पता करने का जो तरीका है वो एनालिसिस हुआ। और क्वांटिटी को हम नहीं मेजर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो क्या क्या है वो देखा तो क्वालिटेटिव हो गया, और कितना कितना है वो देखा तो क्वांटिटेटिव हो गया। स्वाभाविक बात है। तो क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ। तो केमिकल मेथड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जमीन से जो भी चीज़ तुमने निकली, एक्सट्रैक्शन से जो भी बना हुआ है, जो भी सैंपल तुमको एनालाइज करने के लिए दिया हुआ है, वो या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उसके अंदर क्या क्या ढूंढेंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो चेक किया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, ईथर है, ईस्टर है, अमाइन है, कोई भी हैलोजेंस है, वो सब फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर चेक किया जाएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। दिस फॉल्स अंडर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर तुम लोगों को करनी रहेंगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या करोगे, डिटेक्शन एंड कन्फर्मेशन ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज। उसके अंदर जो कैटायंस हैं, उसके अंदर जो एनायन है, उनको क्या करना है, तुमको डिटेक्ट करना है, उनकी प्रेजेंस चेक करनी है, बस। इनऑर्गेनिक के साथ इतना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर वैरायटी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर बहुत सवाल होता है। हाइड्रोकार्बन्स मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं ना, वैरायटी है ऑर्गेनिक के बारे में। धीरे धीरे 11th में अभी हो तो जान जाओगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर क्वालिटेटिव की ये हाल है तो क्वांटिटेटिव की क्या हाल है। क्वांटिटेटिव को समझो। क्वांटिटेटिव डील्स विद डिटर्मिनेशन एंड रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो तुमने कोई भी चीज़ जब ढूंढ के निकाली, तुमने बोला इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना और ऑक्सीजन कितना, इसका सवाल तुमको कौन दे देने वाला है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेगा। ये वर्ड ही खुद ही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पे किसके साथ डील कर रहे हैं, क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। ऑब्वियस है, क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं, अमाउंट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, सारी क्या कहानियां हैं तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल तुमको समझना है कि एनालिसिस दो टाइप, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर चेक करेंगे क्या क्या है, क्वांटिटेटिव से में चेक करेंगे कि जो क्वालिटेटिव से चेक करके पता चला था वो क्वांटिटेटिव में कितना कितना है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव की क्या बात करेंगे, केमिकल मेथड्स क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो हम करने क्या वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज कितना है। समझो कोई चीज़ है, कार्बन था, ऑक्सीजन था, तो ये 50% है, ये 50% है, ये 40% है, ये 60% है। ये परसेंटेज हम लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर पता करना होगा। सेकेंड, हमको पता करना होगा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते समय हम लोग मोलैरिटी, ठीक है। सॉल्यूशंस के लेवल पे जब हम इसकी बात करेंगे, मास बाय मास, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी सॉल्यूट अंदर रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्वेंट में डालने के बाद, ये लेवल पे हम इसकी बातें करने वाले हैं। ये सारी बातें हम लोगों को क्वांटिटेटिव एनालिसिस में चेक करनी पड़ती है। बेसिक थियोरेटिकल नोट्स जैसा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। चल मार के आराम से चलो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चेक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरीके से उसका होता है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन टिल इट्स कंप्लीट,
ठीक है। द प्रोग्रेस चेक करना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंसिडर करना, ये उसकी क्वांटिटी। डिकम्पोज हो रहा है मतलब एक चीज़ खत्म हो रही है दूसरी चीज़ बन रही है, ऑब्वियस है, कुछ कम हो रहा है कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी का गेम है। ये किसके अंदर जाने वाला है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है दूसरा सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन में इधर कुछ कमी होगी उधर कुछ बढ़ोतरी होगी, उधर कुछ कमी होगी इधर कुछ चेंजेस आएंगे, वो किसका गेम हो जाने वाला है वापस से हमारे सोल्यूशंस का, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मेजरमेंट ऑफ मास वॉल्यूम बाय इक्विपमेंट यूजिंग नीक, कितना वजन है कितना वॉल्यूम है, ये सारी बातें किसके अंदर कवर होने वाली है, फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ डील करेंगे तो बस यही करना है। तो मैथमेटिकल मेथड्स के ऊपर अब हमको बात करना है। तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्वांटिटी को एनालाइज करना, ठीक है। क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो तुमको समझनी पड़ती है वो है मेजर करना पड़ता है। मेजर करने के प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो, मेजरमेंट बोलते हो, ठीक है। मेजरमेंट जब भी तुम परफॉर्म कर रहे हो तो एक चीज़ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो है एरर। एरर हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, एरर हम लोगों ने देखा हुआ था, सिस्टमैटिक एरर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रैंडम एरर्स होते हैं। पर इस केस में एरर को उतना गहराई में नहीं पढ़ा जाएगा जितना फिजिक्स में पढ़ा गया था। फिजिक्स के अंदर मीन डेविएशन स्टेप और वो सारी चीज़ें हम लोगों को सब कुछ कंसिडर करनी थी। यहाँ सीधी बात एक ही है कि 5.00 उसकी ट्रू वैल्यू थी। सीधी भाषा में कोई चीज़ थी जिसकी लंबाई तुम माप रहे थे, एक्चुअली में उसकी लंबाई 5.00 मीटर्स थी, तुमने गलती से थोड़ा सा ज़्यादा माप लिया, 5.2 मीटर माप लिया, ये तुम्हारा रिकॉर्डेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। तुमने एरर प्रोड्यूस किया है, एरर तुमने कितना प्रोड्यूस किया हुआ है, एरर तुमने प्रोड्यूस किया है -0.02 का, एक्चुअली में कितना होना चाहिए था 5 में से तुम माइनस करोगे 5.002 माइनस 0.02 मीटर का तुमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है। ऐसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते समय तुम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो ये एरर्स वगैरह तुम्हारा पीछा इस केस में छोड़ते नहीं। अब इन एरर्स के ऊपर हमको नेक्स्ट पेज में बात करनी है, देखेंगे इन एरर्स की क्या कहानी है। एरर को समझने के पहले, एरर की डेप्थ को समझने के पहले हम लोग को याद रखना है कि कैलकुलेशंस को कंसिडर करके चलना इस वजह से ज़रूरी है। कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको इस केस में क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो लोग तुम लोग सीखते हो दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तुम लोगों ने हमेशा से, जिन लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते आते हैं, जब तुम लोग आंसर निकाला करते थे बचपन में, किसी का आंसर मिलता था 5.7 इंटू 10⁻3, ठीक है। किसी का आंसर बनता था 0.57 इंटू 10⁻4, किसी का आंसर बनता था 57 इंटू 10⁻2, कोई आंसर निकाल देता था 5700। तुम लोगों ने बचपन में ये हरकत होते देखी है, अगर तुम लोग फिजिक्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो, कभी छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारी टीचर बोलती थी हाँ ठीक है चारों आंसर्स करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें से एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, इनमें से कौन सा फॉर्म है जिस फॉर्म में हमको इन आंसर्स को पोर्ट्रे करना होता है, कौन सा इसके अंदर से सबसे करेक्ट फॉर्म है जिस फॉर्म में हमको आंसर लिखना होगा। चारों आंसर तो करेक्ट है पर डिस्प्ले करने का एक यूनिफॉर्म तरीका भी तो होना चाहिए, ताकि तुम्हारा आंसर, मेरा आंसर, किसी और का आंसर, सबका आंसर क्या करे, मैच करे। मैच ही नहीं करेगा, किसी का 5700 दिखाएगा, किसी का 57 इंटू 10⁻2 दिखाएगा, गड़बड़ होने लगेगी, थोड़ा सा मतलब मिस अरेंज्ड फील होएगा हम लोगों को इस केस में। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन बोलता है कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म जो होना चाहिए वो n इंटू 10⁻n के बराबर होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। तो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कुछ ना कुछ उसकी क्या होनी चाहिए वैल्यू, चाहे जीरो ही हो, 10⁻0 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये n के साथ खास बात क्या बता रहे हैं, n की वैल्यू जो है 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, ना 1 से छोटी ना 10 से बड़ी। अब इस केस में 1 से 10 के बीच में कौन सी वैल्यू बैठ रही है, देखो 5700 10 से बड़ी होगी, 57 10 से बड़ी होगी, 0.57 1 से छोटी होगी, एक वैल्यू है इसके अंदर जो है इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस केस में क्या है, 5.7 इंटू 10⁻3, ये प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है, ये प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है। फिजिक्स के बुक में खोल के देखोगे तो वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में डाली जाती है n की, ठीक है, इस बात का याद रखना। केमिस्ट्री की बुक तुमको बोलती है अरे भाई रब हो जाएगा,
तो ये चीज़ें तुम लोगों को होते दिखाई देंगी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों को जब भी इसके आंसर्स लिखने हैं तो किस हिसाब से लिखना है, 5.7 इंटू 10⁻³ के हिसाब से। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये प्रोसेस को साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखना बोला जाता है। जो भी आंसर्स तुम लोग लिखोगे उसको तुमको इसी फॉर्म में लिखना है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिखा तुम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही क्यों लिखा था, 60 पॉइंट क्यों नहीं लिखा था, 602 पॉइंट क्यों नहीं लिखा था, 6023.00 क्यों नहीं लिखा था, उसका जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में हमको मिलता है। साइंटिफिक नोटेशन के प्रोसेस से अगर हम फॉलो करेंगे तो आंसर्स को लिखने का या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का यही फ्रेमवर्क होता है। अगर कोई नंबर होगा सिर्फ 4, तो 4 इंटू 10⁻² क्या है एक्चुअली में 0, 10⁻0 इज 1, तो आंसर क्या है 4। तो कोई नॉर्मल नंबर भी इसी फ्रेम में लिखा हुआ है, बस मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 है। 10⁻0 क्या कर लेगा, कुछ नहीं, 10⁻0 विल बी 1, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड 4, आंसर विल बी 4 अगेन। सिंपल है, बहुत बेसिक कहानी है, समझ गए। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स रख सकते हैं। ये 10⁻² वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात याद रखना है। इनकी वैल्यू जो है हमारी 1 से 10 के बीच में रेंज करनी चाहिए, एक्सेप्टेबल ज़्यादा यही है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, एवोगाड्रोस नंबर भी इसी फ्रेम के हिसाब से लिखा है। तो केमिस्ट्री में भले ही फिजिक्स के अंदर वो 0.5 से लेकर के 5 के बीच में बोल रहा था, लेकिन हम लोग किस में लिखते हैं, 6.023 के अंदर लिखते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल रेंज है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग कोई भी नंबर को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस समझा, हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए क्वांटिटी मेजरमेंट्स लगेंगे, मेजरमेंट लिखने के रूल्स हैं। मेजरमेंट लिखने का पहला रूल है साइंटिफिक नोटेशन में सारे नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकेंड रूल, ठीक है, सेकेंड रूल चलो ठीक है। अब जो भी मेजरमेंट तुम निकाल रहे हो, रूल्स मतलब बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, वो भी कवर करते हुए चलेंगे। तो जो कुछ भी तुम मेजरमेंट निकाल रहे हो, ठीक है, मैंने तुमको बताया कि तुम 5.0 मेजर करने निकले हो, तुमने मेजर कर लिया है 5.02 मेजर कर लिया है तुमने, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, इसको ट्रू वैल्यू बोलोगे, एक्चुअली में तुम्हारा वैल्यू है, ये तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो तुम्हारा ट्रू वैल्यू है, ये तुम्हारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो नियरनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो जितना ये ज़्यादा नज़दीक होंगे एक दूसरे का, 5.01 और ज़्यादा एक्यूरेट है, 5.00012 और ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्वेबल वैल्यू के बीच में डिफरेंस जितना कम होगा, उतना हम हमारे निकाले हुए मेजरमेंट को उतना ज़्यादा क्या मानेंगे, एक्यूरेट मानेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली लीस्ट काउंट वगैरह की कहानी के ऊपर। तो लीस्ट काउंट वगैरह की भी स्टोरी मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड ऑफ अ मेजरिंग इक्विपमेंट। चलो ठीक है, ये क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ट्यूब ले ली, एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये सेम टू सेम मैंने कहानी बना दी है। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ओके 2 मिनट, हाँ बस। मैंने 2 ट्यूब्स ले रखे हैं ऐसे, आ जाओ भाई, मैंने 2 ट्यूब्स ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। ये वाली ट्यूब का थोड़ी सी कहानी अलग है। ये वाली ट्यूब की कहानी क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों को प्रिसीजन अच्छे से समझ में आए इसके लिए। जी ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यू को मैं लिखूँगा 1, इस वैल्यू को मैं लिखूँगा 2, इस वैल्यू को मैं लिखूँगा 3, इस वैल्यू को मैं लिखूँगा 4, ठीक है। मैंने ऐसे 2 टाइप के स्केल रखे, दोनों स्केल में मैंने पानी भर दिया, वाटर, दोनों स्केल के अंदर मैंने इधर तक पानी भरा, इस स्केल में मैंने इधर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं इस स्केल को ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि मैं इसको
ध्यान से समझने की कोशिश करता हूँ कि रीडिंग कितनी। रीडिंग मुझको मिल रही है 6 पॉइंट, अब यहाँ पे एक स्केल को देखो, यहाँ पे 1 बन रहा है ना, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8 होएगा और फिर 0.1 हो जाएगा, मतलब 1.0 हो जाएगा। तो मेरा लीस्ट काउंट ये स्केल में मुझको मिल रहा है 0.2। सबसे छोटी वैल्यू स्केल में कितनी है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 के अंदर ये क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर ये 5 के अंदर डिवाइडेड है इस तरीके से, तो मेरा सबसे छोटा काउंट इसके अंदर कितना है, सबसे छोटा काउंट मुझको इसके अंदर मिलता है 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर मिलता है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और मुझको मिलता है 2। ये मेरा लीस्ट काउंट है, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू जो मेरा मेजरिंग डिवाइस काउंट कर सकता है वो है 0.2। इसको मैं देख करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। 6, 6.2, 6.4, 6.4, अगली वैल्यू कितनी है 6.6, सही है। तो मेरा जो कुछ भी आंसर है वो 6.4 से 6.6 के बीच में है, करेक्ट है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर शायद 6.45 है, 6.46 है, 6.47 है, 6.48 है, 6.5 है, 6.52 है, 6.59 है, 6.7 है, ठीक है। 6.45 है, एक मिनट, हाँ 6.48 है, उसके बाद नहीं एक मिनट, 6.4 से 6.2, 6.4, 6.6, 6.4 से 6. तो 6.45, ठीक है। 6 यहाँ पे आया, 6.2, 6.4, 6.6, तो 6.4 से 6.6 के बीच में है। 6.4 से लेकर के 6.6 के बीच में हमारी वैल्यू क्या कर रही है, रेंज कर रही है, ठीक है। तो मेरी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, मेरी वैल्यू 6.41 भी हो सकती है, मेरी वैल्यू 6.42 भी हो सकती है, 4, 3, 4, 45, 46, 47 ऐसे रेंज करते करते कहाँ तक हो सकती है, 60 तक हो सकती है। 6.6 के बीच में, इसके बीच में मेरे वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, इसके मेरे वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आता है। पर यहाँ पर अगर मैं रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो मुझको वैल्यू क्या मिल रही है, मुझको 3। अब इसके अंदर देखो, लीस्ट काउंट को समझो, इसके अंदर 10 यूनिट है, 1 यूनिट पहुँचने के पहले इसके अंदर कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरी वैल्यू मुझको मिली है 1, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू मुझको मिल रही है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। तो मेरी वैल्यू जो है 3.4 और 3.5 के बीच में है, 3.4 और 3.5 के बीच में है। तो कितनी कितनी वैल्यूज हो सकती है मेरे, 3.41 भी हो सकती है, 3.42 भी हो सकती है, 3.43 भी हो सकती है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 3.50 भी हो सकती है, ठीक है। मुझको लगता है कि यहाँ पे मेरे वैल्यूज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखो 40 से 60 के बीच में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो बहुत कम वैल्यूज़ के बारे में मैं सर्टेन हूँ, मुझको पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नियरनेस है मेरे रियल वैल्यू को, वो बहुत ज़्यादा वेरीड है। इनके अंदर से 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43, 44, 45, 46 ऐसे 20 वैल्यू में से कोई एक नियर वैल्यू है, और वहाँ कोई 10 ही वैल्यू में से कोई एक नियर वैल्यू है। और अगर ये लीस्ट काउंट और छोटा होता था तो कोई 5 वैल्यू में से कोई नियर वैल्यू होती, और स्केल छोटी होती तो कोई 2 वैल्यू में से कोई एक, और स्केल अगर बहुत प्रिसाइज होती, एक्सट्रीम जो तो होने नहीं वाली कभी भी, ठीक है, बहुत प्रिसाइज होती, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझको क्या हो जाती थी, मिल जाती थी, एकदम एक्यूरेट वैल्यू मुझको मिल जाती थी। तो इन सब में से मुझको लगता है कि 6.4 से जब 6.6 के बीच में रेंज करना है तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, उनके बीच में कोई तो एक वैल्यू ट्रू है, वो ट्रू वैल्यू से मेरी नियरनेस बहुत कम है। मुझको पता नहीं कितना नज़दीक हूँ मैं रियल वैल्यू से, पर उस केस में 6.41 से बहुत कम 10 नंबर्स के बीच में मुझको डील करना है, तो मैं मेरे आंसर के ज़्यादा नज़दीक हूँ, ठीक है। तो वहाँ नियरनेस ज़्यादा है, यहाँ पे नियरनेस कम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नियरनेस ज़्यादा है, यहाँ पे नियरनेस कम है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बड़ा है 0.2, फिर सीधा 0.4, फिर सीधा 0.6। इसका लीस्ट काउंट जो चल रहा है 0.1 चल रहा है, 0.1, 0.2, 0. फिर किसी का लीस्ट काउंट और छोटा 0.4, मतलब 0.05, 0.06 ऐसा लीस्ट काउंट है बहुत कम। तो वहाँ पे मुझको जो आंसर है उसके एक्यूरेट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी बातें अगर गोल गपाटे में नहीं समझ में आती, एक स्केल है, ठीक है, एक बॉटल ले रखी है, इधर से इधर तक 1 लीटर, इधर से इधर तक 2 लीटर। अब वैल्यू इधर कहीं है, तुम बोलोगे 1 से 2 के बीच में, तुमको आंसर के नियर हो क्या, कहीं भी नहीं हो, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हो कि 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, ठीक है। पर एक एक ml लिखा हुआ, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते गई है पूरी बॉटल, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हारे वाटर का लेवल तुमको दिखाई देगा, तुम बोल दोगे 750 ml के आसपास है, तुम बोलोगे कि आंसर एकदम नियर हो,
1 ml ऊपर नीचे हो सकता हूँ, पर यहाँ पे तो तुम 1 लीटर ऊपर नीचे हो, आधा लीटर ऊपर नीचे हो, क्या पता कितना ऊपर नीचे हो। तो यहाँ पे तुम्हारे लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। वहाँ पे सीधा लीस्ट काउंट क्या था, 1 लीटर, सीधा 2 लीटर। मिनिमम काउंट कितना है, 1 लीटर। वहाँ पे मिनिमम काउंट क्या है, ml का। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो मेजर कर सकता है हमारा डिवाइस, उतना एक्यूरेसी हमारी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। तो लीस्ट काउंट का ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मल्टीपल रीडिंग्स लिए जाते हैं जब भी, मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर। अब इसी को काउंट करते समय 4.6 फिर से एक बार काउंट करो, फिर से एक बार काउंट करो, ऐसे 3-4 बार काउंट किया जाता है ताकि हम लोगों को एक सही वैल्यू मिले, एक राउंड में नहीं करते। और जितना हमारे रीडिंग्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, 3.4 अगली वैल्यू हमारी मिली सीधा 3.6। एक बार मैंने मापा तो मुझको लगा कि इस 6.4 से 6.6 के बीच में, अगली बार मैं मेजर कर रहा हूँ 6.5 से 6.7 के बीच में दिखाई दे रहा है, और एक बार मैं मेजर कर रहा हूँ 6.42 या 6.4, अब इसका तो स्केल ही बहुत छोटा है, 6.5 के बीच में मुझको समझ में आती है। इसके अंदर माइनर काउंट्स भी अगर मैं काउंट कर लेता हूँ तो मुझको लगता है कि ये प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, मेरा एक्यूरेसी का प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं हर बार जो रीडिंग ले रहा हूँ वो रीडिंग एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। तो जो भी रीडिंग्स हम मल्टीपल टाइम्स लेते हैं वो रीडिंग्स अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज बाय हो, उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, तो वैसे रीडिंग्स को प्रिसाइज बोला जाता है। वो टाइम पे प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो 3 बातें तुम लोगों को याद रखनी है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड लीस्ट काउंट, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। एक्यूरेसी इज द नियरनेस टू द वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग ए मेजरिंग डिवाइस। ट्रू वैल्यू के बीच में और इस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बहुत कम होगा तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए या परफेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, एक रीडिंग पर रिलाई नहीं करते हैं। अगर रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब रीडिंग्स तुमको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मिले हुए हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो प्रिसीजन तुम्हारा कम है। ये 3 बातें तुम लोगों को एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड इसके अंदर याद रखनी है, लीस्ट काउंट। क्लियर है, सॉर्टेड है, सिंपल है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड बहुत। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट और इसके एरर की बात करना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से तुम लोगों को थोड़ा बहुत मिलेगा। कैसे तैसे मैंने रीडिंग निकाली है 5.02, एक्चुअली में मेरी रीडिंग है 5.00। ठीक है, ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ये मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। डेविएशन भी है कुछ ना कुछ, डेविएशन मेरे को दिखा दे रहा, कुछ तो फर्क है, -0.02 का फर्क। बोलोगे कैसे, तो एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए उसके अंदर से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू तुमको मिलेगी वो तुम्हारा डेविएशन हो गया। ठीक है, इस डेविएशन को एब्सोल्यूट एरर बोलना शुरू कर देते हैं। समझना है यहाँ से ध्यान से कि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको क्या बोला जाता है, इसको एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तुमको ट्रू वैल्यू को समझना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को समझना है। अब एब्सोल्यूट एरर तुमको क्या है, एब्सोल्यूट एरर इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। डिफरेंस जो कुछ भी है 0.02 का इस केस में क्या दिख रहा है तुमको, डिफरेंस दिख रहा है। ये क्या बन गया तुम्हारा ऑब्जर्व, एब्सोल्यूट एरर बन गया। अब तुमको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए तुमको एब्सोल्यूट एरर, फॉर्मूला सामने दिखाई दे रहा है, वो कितना है 0.02, डिवाइड करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू कितनी है 5.00, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, किससे, 100 से। ठीक है, रुक जाओ, 100 से मत मल्टीप्लाई करो, पहले जब इतना फाइंड आउट करोगे तो तुमको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। तुमको इसके अंदर क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रिलेटिव एरर इन परसेंटेज। उसके लिए तुम क्या करोगे, जो भी ये तुम्हारा आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 100 से। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एक 2 लिख दो तो ये ऑटोमेटिकली 5 से बन जाएगा 10 इसको काट के 10 बना देगा। ठीक है, ये 2 के वजह से नीचे क्या प्रोड्यूस होएगा, एक 100 प्रोड्यूस होएगा, ऊपर बचा हुआ है 10, ऊपर बचा हुआ है 2, इसने इसको मारा, 2 2 हो गया 4 करोगे डिवाइड 10 से, आंसर हो गया 0.4%। इतना रिलेटिव एरर तुमने परसेंटेज में बनाया हुआ है। कैलकुलेशन करते समय तुम लोगों ने इतना परसेंट एरर प्रोड्यूस किया हुआ है। सिंपल है। तुमको क्या फाइंड आउट करना था, ट्रू वैल्यू थी, तुमने क्या फाइंड आउट किया, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दोनों के बीच का फर्क तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती और एक्चुअल वैल्यू का रेशो तुमको रिलेटिव एरर देगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तुमको परसेंटेज देगा। सिंपल। In a laboratory, 10 grams of potassium chlorate sample on decomposition gives following data. The sample contains 3.8 grams of oxygen. Actual mass of oxygen in quantity of potassium chlorate was 3.92. ठीक है, एक्चुअली में कितना था, एक्चुअली में था 3.92। ठीक है, सैंपल तुम्हारे हिसाब से कंटेन कर रहा है 3.8,
0 लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर, ये ट्रू वैल्यू है, ये तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ 0.12, ये तुम्हारा एरर बन गया, एब्सोल्यूट एरर। साधारण सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर बन गया। तुमको चाहिए रिलेटिव एरर, तुम करोगे 0.12 डिवाइड ट्रू वैल्यू से 3.92, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में अगर, तो तुमको मिल जाएगा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर का परसेंटेज तुमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, छोटे छोटे कैलकुलेशन कर सकते हो, छोटा ही कैलकुलेशन है ना। 12 डिवाइड बाय 392 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से ट्रू वैल्यू तुम्हारी 3.92 है, एक्चुअल उसने क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 3.92, ऑब्जर्व तुमने किया 3.80, डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का 0.12 का, तो ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर बन गया। सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर को अगर तुम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो तो तुमको रिलेटिव एरर मिलता है, रिलेटिव एरर को तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो तुमको परसेंटेज मिल जाता है कि कितना परसेंट तुमने इसमें गड़बड़ किया हुआ है। सिंपल। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली में होते क्या, तुम लोगों को मैं नंबर दे दूँ 0 0 0 0 0 0 63 बनाना लेकर आओ, बनाना लेकर आओ। तुम बोलोगे ये क्या पागल बने, हटाओ सामने से, तुम बोलोगे ये तो पागलपन है ना, इसको हटाओ सामने से। तो इसके अंदर मुझको लगता है कि 63 जो था इसको लेकर के मेरे को कॉन्फिडेंस है, इसको लेकर के मुझको कॉन्फिडेंस है। ये 0 0 0 0 क्या है, इसको लेकर के मुझको कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ में आता है, थोड़ी सी गड़बड़ है ना इसके अंदर, ये कोई मीनिंग नहीं पोर्ट्रे कर रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पिछले केस में तुम लोगों को जब मैं इस स्केल के बारे में बता रहा था, कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। इस स्केल के बारे में जब मैं तुमको बता रहा था, अभी स्केल के बारे में भी बहुत खास बात, इरेजर तो भाई साहब असली इरेजर के साइज का हो गया है। इसके अंदर भी तुमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझ में आएगा काफ़ी कुछ, लीस्ट काउंट से ही रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे मेजरिंग के प्रोसेस में मैंने यहाँ पे बोला कि तुम्हारी वैल्यू 6.4 से लेकर के 6.6 के बीच में रेंज कर रही है, तो वैल्यू 6.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, ऐसे चलते 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 50 पे आएगी कभी ना कभी, 0.50 पे आएगी, और पहुँचते पहुँचते कभी ना कभी 0.60 पे आ जाएगी, ठीक है। पर आगे 6 6 6 6 लगा ही रहेगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में खास बात तुम लोगों को इतनी याद रखनी है कि तुम किन वैल्यूज को लेकर के सर्टेन हो। पहली चीज मुझको मालूम है कि 6 तो रहेगा ही, 6 तो है, पक्का है, ठीक है। अब स्केल अगर बहुत ज़्यादा छोटी हो, समझो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो इस केस में मुझको वैल्यू मिली थी 3.4 से लेकर के 3.5 के बीच में। इस केस में देखो 4 6, एक मिनट, यहाँ पे मिला था 1 2 3 और 4, 3 और 4 के बीच में, 3.3 से 3.4 के बीच में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो 3.3 से 3.4 के बीच में। मैं बोलूँगा कितना है, 3.31 हो सकता है, 3.32 हो सकता है, वैसे ही 3.33 34 35, लास्ट में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 3.40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है 3.311, 3.312, 3.313, 3.314, पर ऐसे होते होते कभी ना कभी ये 3.4 के आसपास पहुंचेगा, ये सब 100 वैल्यूज निकालेगा बीच में। पर मेरे को एक बात मालूम है, मैं अगर अपने ट्रू वैल्यू की बात करूं, मैं अगर ये समझने की कोशिश करूं कि पानी एक्चुअली में है कितना, पानी 3 मीटर ऊपर है, पक्का फिक्स है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद पानी 3.3 के भी ऊपर है, ये भी मुझको मालूम है, 3.2 नहीं है, 3.3 के ऊपर है, पर 3.3 के ऊपर 3.31 है कि 3.312 है कि 3.313 है, कितना है इसके बारे में मैं सर्टन नहीं हूँ। तो जिन वैल्यूज़ के बारे में मैं सर्टन रहता हूँ, जिन वैल्यूज़ के बारे में मुझको कॉन्फिडेंस रहता है, वो वैल्यूज़ को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। यहाँ तक कि जिन वैल्यूज़ के बारे में हम कंसिडर्ड हैं, उसके बाद वाली एक वैल्यू को भी हम सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, नियरनेस पहुँचने के लिए। तो जिस वैल्यू एक्चुअली ट्रू वैल्यू के नज़दीक से नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, जिनके बारे में हम श्योर है ही, जैसे इसको देख के मेरे को पता ही है, ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस चीज़ को जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुमको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि वैल्यू जो है तुम्हारी 3 और 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तुम पहुँचोगे 3 के आसपास, यहाँ 3.1 3.2 3.3 और 3.4 के बीच में ही लेवल है पानी का, फिक्स है। तो 3.3
तुम्हारा सिग्निफिकेंट है, 3.31 भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट है, पर 3.312, 3.311, 3.313, जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। 3.3 तो पानी है ही है, 3.3 पानी है, 3.31, फिर इसके अंदर भी छोटे छोटे स्केल्स होंगे ना, तो 3.31 तक भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, बोलूँगा हाँ ठीक है, पर 3.311 इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम, इसके बारे में मैं सर्टन हूँ नहीं। तो लीस्ट काउंट के हिसाब से अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर से सर्टेनिटी हमारी क्या हो जाती है, हिल जाती है। पर हर बार तुमको एक लीस्ट काउंट के लिए एक फिगर नहीं दिया हुआ होगा, वहाँ पे तुम लोगों को सर्टेन सिग्निफिकेंट रूल के फिगर्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो रूल्स क्या हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। मज़ा आ रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री में? ठीक है, तो यहाँ पे छोटी मोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई यहाँ पे जीरो के साथ ही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के मैंने तुमको हल्का फुल्का अंदाज़ा बता दिया है कि सर्टेनली तुम जिसको लेकर के सर्टन हो, वही तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट और रिजल्ट आर द नंबर ऑफ डिजिट्स नोन विथ सर्टन प्लस वन सर्टन अनसर्टन डिजिट। सारी फिक्स्ड वैल्यू जो तुमको मालूम ही है कि हाँ ये सही है, उसके बाद एक वैल्यू जो जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो, एक वैल्यू सिर्फ, हाँ, उसको अगर तुम कंसिडर कर लेते हो तो उतने तुम्हारे क्या बन जाते हैं, सर्टन सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। कैलकुलेशन तुमने किया है, वैल्यू तुमको मिल रही 6.023, वही कर रहे हैं, कहाँ है, 2 3 4 8, अबे क्या हो रहा है, 4 7 8, इनमें से कितने फिगर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है, कितने फिगर जो है वो ठीक है कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो रूल हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो रूल्स की तरफ। तो रूल्स हमको क्या बोल रहे हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी मेजरमेंट तुमको दिया है 138.56, जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो नंबर है सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। कंटेन्स लाइक 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस केस में 1 2 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 4 भी। तो पहला नंबर रूल तुम लोगों को देखने को मिलेगा वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सब क्या हो जाने वाले हैं, सिग्निफिकेंट होने। ज़्यादा सिग्निफिकेंट में लड़ाई जीरो की ही होती है कि 0 पॉइंट के इस तरफ है तो क्या, 0 पॉइंट के उस तरफ है तो क्या, 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है तो क्या, ऐसे रूल्स इसके अंदर अटकते हैं। तो हम जीरोस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन डिजिट नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे 1 2 3.008, ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन जीरो होने की वजह से, ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन जीरो होने की वजह से। तो इनके बीच में जो दोनों जीरो आ रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। समझना ध्यान से, जीरोस के साथ होता है गड़बड़, जीरो के साथ गड़बड़ होना शुरू होगी, परेशान होना चालू हो जाओगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, और जो दो सिग्निफिकेंट के बीच में पड़े वो भी सिग्निफिकेंट है, चाहे वो जीरो हो चाहे जितने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये जीरो की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये जगह भरने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, इसका काम है, कुछ ना कुछ पर्पस है। ठीक है, जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, 001.56। ध्यान से देखना कि जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ अ फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरोस इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल वैल्यू 0.025। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो हैं बस, 25। तो एक सबसे पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, ये, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं वो लोग सिग्निफिकेंट नहीं है, उनका कोई काम नहीं। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये है, इनके लेफ्ट में जितने भी सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरोस बैठे हैं उनका कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, तो जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखना गड़बड़, यहाँ पे क्या हो रहा है 1.01200। ठीक है, एक्चुअली ऐसे लिखता हूँ 100.1200। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि क्या बोल रहा है कि जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, नंबर के एंड में है, इस वजह से ये लोग सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये लोग सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये दोनों सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ठीक है, तो टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। टर्मिनल जीरोस मतलब शुरुआती में, एंड में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगे हुए हैं तो उनका कोई काम नहीं रहने वाला। इन नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन
ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे हम लोग एवोगैड्रोस नंबर लिखते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड में बैठे हुए सारे नंबर्स हमारे कैसे शेप में होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फॉर्म में होने वाले हैं। सिंपल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रही है नहीं? ठीक है, एक दो राउंड फिर से देखोगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अपने आप ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इजी कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स को याद रखना है तुम लोगों को बस, ठीक है। चले नेक्स्ट वाली बात करें। नेक्स्ट काउंट करके बताना अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 4.0, सिर्फ जीरो पे ध्यान देना है। नॉन जीरो नंबर तो 3 फिक्स हो गए, 2 इनके बीच में बैठा हुआ है, इसके लिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। 0.32 क्या है, उस तरफ कुछ काम नहीं है 2, इस तरफ 5738 कितना हो गया टोटल 4। 0.02 बताने की कोशिश करो कितना है, नॉन जीरो 1, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है हाँ है, ठीक है। इस तरीके से तुमको इसको सबको सॉल्व कर करके बताना है कि क्या कंडीशन बन रही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने बैठ रहे हैं, एक एक करके तुमको बताना है। सिंपल है, बहुत बेसिक। क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है सिस्टम, एनालिटिकल के साथ थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम। अगला कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बहुत सिंपल कंसेप्ट है, छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है बस। फाइनल रिजल्ट जब तुम लोग कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके अंदर कुछ फिगर्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और वो फाइनल रिजल्ट के अंदर तुम्हारे दिमाग में भी बैठे रहते हैं। उनको तुमको क्या करना रहेगा, रिजल्ट में राउंड ऑफ करना रहेगा। तुमको वैल्यू दी रहेगी 4.51 और तुमको वैल्यू रहेगी 4.78, ठीक है। तुमको बोलेंगे इसको 2 डिजिट नंबर में राउंड ऑफ कर दो भाई, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको 4.5 लिखोगे, और यहाँ पे तुमको इसको भी अगर एक 2 डिजिट के अंदर राउंड ऑफ कर लेना है तो तुम इसको 4.8 लिख दोगे। तुमको क्या करना रहेगा, जिस नंबर को तुम एलिमिनेट कर रहे हो, जो नंबर की सीरीज तुम एलिमिनेट कर रहे हो, उन पे ध्यान देना है। अगर वो 5 से बड़े हैं तो इसके अंदर +1 कर देना है, अगर वो 5 से छोटे हैं तो यहाँ पे +0, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है सीधी भाषा में, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट बना रहे हो तो इस नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसकी एक वैल्यू बढ़ा दो, अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो इसकी वैल्यू जितनी है उतने पे ही रहने दो, जितनी है उतनी पे रहने दो, और बढ़ाना इंक्रीमेंट न्यूट्रल, कम करना कभी मत, याद रखना ये बात। राउंडिंग ऑफ में गलती नहीं होनी चाहिए, बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। अनटच्ड इंक्रीमेंट, डिक्रीज कभी नहीं करना है। 5 से कम है जैसा का तैसा छोड़ दो, 5 से ज़्यादा है एक वैल्यू बढ़ा दो, काम खत्म बस। तो 2 डिजिट तक इसको लाना है, आंसर शायद हो जाएगा 1.2। क्यों, क्योंकि आगे 2 3 है, 2 3 तो 5 से छोटे। इसको 3 डिजिट तक लाना है तो 1 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तीसरा डिजिट रखना पड़ेगा, तो चौथे पे ध्यान दो 5 से बड़ा है, इस वजह से इसको लिखेंगे 12.6। 4 डिजिट रखना है तो 1 रखना है, 2 रखना है, 2 रखना है पॉइंट, चौथे वाले डिजिट, फिफ्थ वाले डिजिट पे ध्यान दो 7 है, 7 को हटाना पड़ रहा है, इस वजह से इसको कर देंगे 2, क्योंकि 7 5 से बड़ा। 3 डिजिट बनाना है इसको, 2 3 1 बनाना है, 1 इधर लिखना चाहिए, पर अगला वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो सकता है, इक्वल एंड ग्रेटर, तो 5 से जब नीचे गिरेगा तो वहाँ पे आंसर छोड़ देगा 232। इस तरीके से तुम सॉल्व करते हो इसकी राउंडिंग ऑफ की कहानी। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कुछ बेसिक्स, कुछ छोटे मोटे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उनके साथ डील किया जाता है, वगैरह वगैरह की सारी बातें बताई हुई हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मतलब है कि हमको सैंपल ज़मीन से निकाल के दे देंगे, बोलेंगे ये लो, इसके अंदर इतना % कार्बन है, इतना % ऑक्सीजन है, इतना ये है, तो ये कुछ कंपाउंड बना हुआ है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो पता करना है। फिर हमको उसके बाद पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, फिर उसके बाद हमको स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे बात करना है, मास बाय मास, वेट बाय वेट, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी में फ़र्क क्या है, मोलारिटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, मोलारिटी था तो, ये सारी बातें हम लोग उसके अंदर करेंगे और कर देंगे इस चैप्टर को क्लोज। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो, मज़े लेते रहो, बाय बाय।